हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। और मैं एडवोकेट रेखा सिन्हा आप सबका वेलकम करती हूँ। और हम जो पढ़ रहे थे वो हम हिंदू विवाह अधिनियम पढ़ रहे थे, जिसमें हम ऑलरेडी सेक्शन 22 तक पढ़ चुके हैं। और सेक्शन 22 को मैं एक बार रिपीट करा देती हूँ आपको। सेक्शन 22 कह रहा था कार्यवाहियाँ का बंद कमरे में होना और उसको मुद्रित या प्रकाशित ना करना, यानी कि जो भी प्रोसीडिंग है वो बंद कमरे में की जाएगी और उसको पब्लिक या प्रिंटेड नहीं किया जाएगा। और अगर कोई बंदा ऐसा करता है तो उसको 1,000 रुपये फाइन देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन 22 कह रहा था। अब आते हैं हम सेक्शन 23 पे। तो सेक्शन 23 यानी धारा 23 हमारा क्या कह रहा है। धारा 23 हमारा बता रहा है कार्यवाहियों की डिक्री, यानी कि कार्यवाही की डिक्री जो है, जो प्रोसीडिंग की जो डिक्री है वो किस तरीके से होगी और कोर्ट उसके लिए क्या क्या देखेगी उन डिक्री को देने से पहले। तो उस चीज़ की बात कर रहा है सेक्शन 23। तो इसको हम एक बार एक्ट से पढ़ लेते हैं। यदि इस अधिनियम के अधीन होने वाली किसी कार्यवाही में चाहे उसमें प्रतिरक्षा की गई हो या नहीं, न्यायालय का समाधान हो जाए। ठीक है, यानी कि कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए, चाहे भले ही उसमें डिफेंस लिया गया हो या ना लिया गया हो। ठीक है, जो पार्टी है उन्होंने भले उसमें प्रतिरक्षा ली है, डिफेंस लिया है, नहीं लिया है, उससे कोर्ट को मतलब नहीं है। कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए, जो कोर्ट चाहती है कि उस पिटिशन के लिए, उस रिलीफ के लिए या उस डिक्री को देने के लिए। ठीक है, यानी जो भी आप रिलीफ मांग रहे हैं उस रिलीफ पे डिक्री देने के लिए कोर्ट का सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है, यानी कोर्ट का समाधान निकालना बहुत ज़रूरी है, न्यायालय का समाधान होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो समाधान को हम इंग्लिश में बोलते हैं सेटिस्फाई होना, यानी किसी चीज़ से ये क्लियर कर लेना कि हाँ ठीक है, इसमें जो चीज़ हम चाह रहे थे वो है और आप डिग्री लेने के लिए कैपेबल हो। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं 23 का ए क्या कह रहा है कि मतलब किन मामलों में कोर्ट किस तरीके से सेटिस्फाई होगी, वो बात कर रहा है। कोर्ट का समाधान कैसे निकलेगा उस बात की बात की जा रही है। अब 23 ए क्या कहता है, अनुतोष अनुदत करने के आधार पर। देखिए, अनुदत को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रांट, ठीक है, और अनुतोष को बोलते हैं रिलीफ, यानी रिलीफ को ग्रांट करना यानी रिलीफ देना। ठीक है, आम भाषा में हम कहें अनुतोष देना, रिलीफ देना या रिलीफ ग्रांट करना। ठीक है, तो आम भाषा में हम इसको ये बोल सकते हैं कि रिलीफ को देना, यानी जो भी हम प्रेयर कर रहे हैं, जो हम मांग रहे हैं कोर्ट से, कोर्ट हमें वो देती है। अब वो किस तरीके से देगी, क्या है, वो चीज़ बता रहा है कि अनुतोष अनुदत करने के लिए आधारों में से कोई ना कोई आधार विद्यमान है और वो अर्जीदार उन मामलों को छोड़कर जिनमें उसके द्वारा धारा 5 के खंड 2 के उपखंड ए, बी और सी के विनिर्दिष्ट आधार पर अनुतोष चाहा गया है, अनुतोष के प्रयोजन से अपने ही दोष या निर्योग्यता का फायदा नहीं उठा रहा हो या वो नहीं उठा रही हो। देखिए, अब इसको समझ लेते हैं। अनुतोष अनुरोध करने के लिए, यानी कि जब भी कोर्ट आपको रिलीफ ग्रांट करेगी, यानी जब भी आपको आपके प्रेयर पे आपको रिलीफ देगी, आपको अनुतोष देगी, जो यानी जो मांग रहे हैं आप कोर्ट से, जो आप कोर्ट से प्रेयर कर रहे हैं कि भाई मुझे ये रिलीफ चाहिए या मुझे ये चीज़ चाहिए, तो कोर्ट उसके लिए क्या करेगी, कोर्ट ये देखेगी कि आप वो जो केस है वो आप जो फाइल कर रहे हैं वो धारा 5 के खंड 2 के 1 ए बी सी से तो नहीं है। देखिए, धारा 5 क्या था, विवाह की वैध शर्तों की बात कर रहा था। धारा 5 के अगर 2 के सबसेक्शन 2 में अगर हम आते हैं तो वहाँ पे इनकैपेबिलिटी दिखाई गई है, यानी किसी व्यक्ति की अयोग्यता दिखाई दी गई है कि भाई अगर किसी बंदे में ये चीज़ें योग्य नहीं है, यानी कि वो विधि मान्य सहमति देने के लिए योग्य नहीं है, या वो संतान उत्पत्ति के लिए मानसिक विकृति इतनी ज़्यादा है कि वो संतान उत्पत्ति के योग्य नहीं है, या फिर वो उसको बार बार मृगी के दौरे आते हों, तो कोर्ट कह रही है कि अगर इस तरीके का अनुतोष नहीं चाहा है तो ठीक है, इन अनुतोषों को छोड़कर कोर्ट ये देखेगी कि वो इसके अलावा कोई और अपने दोष या निर्योग्यता का फायदा तो नहीं उठा रहा, यानी कि उसकी पिटीशन में ये तीन चीज़ें नहीं हैं, उसके अलावा कहीं वो किसी और चीज़ का फ़ायदा तो नहीं उठा रहा है। भाई ये तो देखिए, ये तो एक सेट डिसाइड एक चीज़ है कि भाई ये चीज़ अगर किसी व्यक्ति के अंदर है या किसी लेडी के अंदर है तो वो मैरिज इनवैलिड मैरिज हो जाती है, वो वैलिड मैरिज नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो आपके अंदर दोष है ये तो दिख रहा है, ठीक है, ये तो ऑलरेडी ग्राउंड है, लेकिन इसके अलावा कोई और दोष का कोई फ़ायदा तो नहीं उठा रहा है कि भाई कोई ऐसा दोष दिखा रहा हो जिससे वो डिग्री लेके बाद में उसका मिसयूज़ करे। ठीक
ठीक है। तो ये कोर्ट देखेगी कि कहीं वो अपने किसी दोष का या कोई जो उसमें निर्योग्यता है यानी कि उसका फ़ायदा तो नहीं उठा रहा है वो, ठीक है। उसके बाद बात आती है, जैसे देखिए किसी बंदे की, मैं आपको एन एग्जांपल समझा देती हूँ। किसी बंदे के अंदर कोई व्यक्ति है, वो अनसाउंड माइंड है, ठीक है। अब उसने क्या करा, उन्हें देखा ठीक है अनसाउंड माइंड हूँ मैं, और उसने क्या करा, अपना जाके उसके जो भी उसके पार्टी के लोग थे उन्होंने कह दिया, उन्होंने केस फाइल किया कि जनाब ऐसे ऐसे ये अनसाउंड माइंड है और इस टाइप से तो ये शादी जो है वो वाइडेबल हो गई है। तो इसका बेनिफिट किसको मिला, इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं जो पार्टी है, जो पिटिशनर है, उसको भी मिल सकता है, और जो जिसने ये फाइल किया है इस बिहाफ पे अपनी ही शादी वो वाइडेबल करवा रहा है, तो उसका बेनिफिट उसको मिल रहा है ना, कि भाई ठीक है ये इन चीज़ों के योग्य नहीं है, तो इसकी शादी नहीं है, किसी की लाइफ तो नहीं ख़राब की जाएगी ना। तो यही चीज़ कोर्ट देखेगी कि इन चीज़ों को छोड़कर कहीं और कोई ऐसे उसमें निर्दोषता, कोई निर्योग्यता या वो कोई दोष तो नहीं है उसके अंदर कि जिसका वो फ़ायदा उठाए, यानी मिसयूज़ करे इस डिग्री का, ठीक है। भाई हमें बताए ये दोष है हमारे अंदर, हमें लगे ठीक है और हम डिग्री उसको दे दें, तो कोर्ट ये चीज़ ज़रूर देखेगी, ठीक है, कि कहीं कोई ऐसा ग्राउंड जो ला रहा है उस ग्राउंड की जो भी उसके अंदर उसका दोष है या निर्योग्यता है उसका कहीं वो फ़ायदा तो नहीं उठा रहा है, ठीक है, उस चीज़ की बात देखेगी। दूसरा बोला उसने कि जहाँ अर्जी की धारा 13 के उपधारा खंड 1 के खंड 1 के निर्दिष्ट आधार पर हो, यानी कि कोर्ट ये देखेगी कि अगर आपने केस फाइल किया है अडल्ट्री का और ग्राउंड आपने लिया है 13(1) का 1, ठीक है, बहुत से लोग उसे 13(1) का आई भी बोल देते हैं, बट ये 13(1) का 1 है, ठीक है, जो आपका रोमन में है, ये 1 जो आता है ये रोमन में होता है, ठीक है। तो 13 खंड 1 का 13(1) क्या था, जो पति पत्नी दोनों को ग्राउंड दे रहा था तलाक का, और 13(1) का खंड 1 यानी कि उसका जो 1 पार्ट है उसका क्या था, उस 1 में क्या था, 13(1) के 1 में क्या था, 13(1) के 1 में अडल्ट्री की बात की गई थी। तो कोर्ट ये देखेगी कि अगर आप अडल्ट्री के ग्राउंड पे आ रहे हो तो उसके अंदर आप क्रुएल्टी का ग्राउंड तो नहीं ला रहे हो, क्रुएल्टी तो नहीं है, कहीं ना कहीं आपने आधार उसको क्रुएल्टी तो नहीं बनाया है, ये भी देखेगी, ठीक है। भाई आपने सीधी सी बात कही अडल्ट्री, अगर आपने कह दिया कि भाई ए ने बी पे ये लगा दिया कि ये अडल्ट्री में रह रहा है और मुझे डाइवोर्स चाहिए, तो फिर वहाँ क्रुएल्टी का तो कोई मतलब ही नहीं है, आप ऑलरेडी एक ग्राउंड लेकर आ रहे हैं तो उसमें दूसरे ग्राउंड का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो कोर्ट उसको देखेगी कि अगर आप 13(1) के 1 में आ रहे हैं तो कहीं आपने उसमें जो ग्राउंड है वो क्रुएल्टी तो नहीं लिया है, ठीक है। दूसरी चीज उसने फिर इसमें तीसरा बोला उन्होंने बी का बी बोला कि विवाह विच्छेद पारस्परिक सहमति, यानी कि जहां पर म्यूचुअल कंसर्ट से आपसी सहमति से डाइवोर्स की बात आई है, तो अब जो वो कंसर्ट है, कोर्ट अब क्या देख रही है कि अब जो वो कंसर्ट है वो फोर्सेबल यानी बल से, कपट से या किसी तरीके से झूठा कोई भी झूठे कथन से या झूठा आपको एक देकर, लालच देकर, कहीं आपसे ऐसे तो नहीं लिया गया, कहते हैं ना कि गलत तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करके, तो आप ये कह सकते हैं बल, कपट या यानी कि किसी भी फोर्सेबल या झूठ के जरिए तो आपसे कंसेंट नहीं ली गई है, कोर्ट ये भी देखेगी, ठीक है। अब कोर्ट कहती है कि 23 का सी की कोर्ट डिग्री के लिए और क्या देखेगी, केस में अर्जी प्रत्यर्थी के साथ दुर्संधि करके उपस्थित या अभियोजित तो नहीं की गई, यानी कि रेस्पोंडेंट को जो प्रेजेंट किया गया है यानी उस पर जो ब्लेम किया जा रहा है वो किसी गलत तरीके से तो नहीं किया गया है, किसी गलत तरीके से कोई संधि करके आपस में कोई समझौता करके कि भाई ठीक है इसको हम फंसा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे इसके साथ, और इसको इस तरीके से बुला लेते हैं कोर्ट में और ऐसा कर देंगे, तो मतलब उस तरीके से कोई आपने गलत तरीके से किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, कोई संधि कर ली, कोई समझौता कर लिया, फिर आप रेस्पोंडेंट पे एलिगेशन लगा रहे हैं या उसको पेश करवा रहे हैं, ठीक है, तो कहीं कोर्ट ये भी देखेगी कि आप उस तरीके से तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा, ये जो अर्जी है वो सेक्शन 11 की नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि सेक्शन 11 शून्य विवाह की बात कर रहा है, ठीक है, तो उस सेक्शन के तहत ये अर्जी नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि सेक्शन 23 का डी क्या कहता है, कार्यवाही संसिद्ध करने के लिए कोई अनावश्यक या अनुचित विलंब ना हुआ हो, यानी कि जब आप अपनी पिटीशन फाइल कर रहे हैं तो आपकी जो पिटीशन है, जो आपकी अर्जी है वो कहीं टाइम बार तो नहीं है, यानी लिमिटेशन के अंदर ही आ रही है ना, टाइम लिमिट के अंदर ही आ रहा है या नहीं, यानी जो भी अर्जी आप फाइल कर रहे हैं, जो भी पिटीशन आप डाल रहे हैं उसके लिए एक समय अवधि होती है। जैसे कि अगर आप तलाक फाइल करेंगे तो उसके लिए आपका मैरिज का 1 साल होना ज़रूरी है, अगर आप म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल करेंगे तो आपका 1 ईयर का सेपरेशन ज़रूरी है, अगर आप जुडिशियल सेपरेशन के हिसाब से डाइवोर्स डिक्री ले रहे हैं
तो आपका जुडिशियल डिक्री होने से 1 ईयर का सेपरेशन ज़रूरी है। अगर आप डेजर्शन के ग्राउंड पे तलाक ले रहे हैं तो आपका 2 ईयर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों पे कोर्ट ध्यान देगी कि जो आप रिलीफ मांग रहे हैं कोर्ट से, या जो आप केस फाइल कर रहे हैं, वो केस जो आपका फाइल हुआ है वो आपका लिमिटेशन के अंदर है ना, टाइम लिमिट के अंदर है, टाइम लिमिट बाहर तो नहीं हुआ है। कोर्ट इस चीज़ पे भी ध्यान देगा। ठीक है, अब बात करते हैं 23 के डी की। ये एक्चुअली थोड़ा लेंथी है सेक्शन। ठीक है, तो अब बात करते हैं सेक्शन 23 के डी की। अनुतोष अनुदत्त ना करने के लिए कोई भी अन्य वैध आधार नहीं है तो ऐसी दशा में किंतु अन्यथा नहीं, न्यायालय तदनुसार अनुतोष की डिक्री कर देगा। यानी कि जब कोई अनुतोष, यानी कि जब कोई रिलीफ आपको दिया जा रहा है और उसका ग्राउंड लीगल है तो कोर्ट आपको डिक्री कर देगा। लेकिन उसका ग्राउंड जो आप रिलीफ मांग रहे हैं उसका जो ग्राउंड है वो लीगल नहीं है तो कोर्ट आपको डिक्री पास नहीं करेगा। आपको अनुतोष जो भी आप रिलीफ मांग रहे हैं उस पर आपको डिक्री नहीं देगा। यानी जो आपकी प्रेयर है, जो आप कोर्ट से प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई मुझे तलाक दे दिया जाए, या मुझे खर्चा दिला दिया जाए, या मुझे सेक्शन 9 में मेरे पति को कहा जाए कि मेरे साथ रहे वो आके, इस तरह का कोई भी रिलीफ जब आप मांग रहे हैं और वो जो रिलीफ है वो उसके अलावा इनवैलिड, मतलब उसमें जो ग्राउंड आपने डाल दिए हैं वो इनवैलिड है, जो लॉ की तरफ से वैलिड है ही नहीं, यानी कानून की तरफ नज़र में लीगल है ही नहीं, तो कोर्ट आपको डिक्री नहीं देगा। ठीक है, अब बात आती है 23 का 2। अब 23 का 2 क्या कहता है? इस अधिनियम के अधीन कोई अनुतोष अनुदत्त करने के लिए अग्रसर होने के पूर्व ये न्यायालय प्रथम कर्तव्य होगा कि वह ऐसी दशा में जहां की मामले की प्रकृति परिस्थितियों से संगत रहते हुए ऐसा करना संभव हो, पक्षकारों के बीच मेल मिलाप करने का पूर्ण प्रयास करेगा। यानी 23 का जो 2 है वो बाउंड कर रहा है कोर्ट को, यानी एक तरह से कोर्ट की ड्यूटी दिखा रहा है कि अगर कोर्ट के पास किसी रिलीफ के लिए कोई रिलीफ आ रहा है, रिलीफ मांग रहा है, तो रिलीफ देने से पहले कोर्ट ये देखेगी कि अगर उसके सर्कमस्टांसेस, उसकी जो प्रकृति है वो इस तरीके की है कि इनके बीच मेल मिलाप हो सकता है, तो कोर्ट की पहली ड्यूटी क्या होगी कि वो उनका आपस में मेल मिलाप कराने का, यानी कि उनका समझौता कराने का पूर्ण प्रयास करेगी, यानी पूरी ड्यूटी निभाएगी और कोशिश करेगी कि उनका समझौता हो जाए। ठीक है, तो ये कोर्ट की एक ड्यूटी बता दी गई है 23 के 2 में। अब बात करते हैं, लेकिन इसमें कहा देखिए परंतु, अब जहाँ परंतु आ गया यानी कि कोर्ट आपसे जो लॉ है आपसे कुछ और भी कहना चाहता है। तो क्या कह रहा है? इस उपधारा की कोई भी बात किसी ऐसी कार्यवाही पे लागू नहीं होगी जो धारा 13 के उपधारा के खंड 2, 3, 4, 5, 6 और 7 में आते हैं। यानी कि कोर्ट को जहाँ कहा गया कि कोर्ट का ये कर्तव्य होगा, कोर्ट की ये ड्यूटी होगी कि वो मैटर को पहले समझौता कराने की कोशिश करे, तो अगर कोर्ट को ये लगता है कि अगर ये जो केस फाइल किया गया है 13(1) का 2, 3, 4, 5 और 6 में, तो उसके अंतर्गत ये बात कोर्ट बाउंड नहीं है। ठीक है, वो फिर पार्टी की खुद की मर्जी है कि वो समझौता करे या ना करे। अब हम इसके 13 के 1, 2, 3, 4 और 5 और 7 जो ये बात है उसको एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, ये है क्या? देखिए, धारा 13 हमने पढ़ा था, डाइवोर्स था। डाइवोर्स में क्या था? डाइवोर्स का 1 जो हस्बैंड वाइफ दोनों को राइट दे रहा है, उसमें 2 क्या कह रहा था? क्रूरता नहीं हो, यानी क्रूरल्टी का ग्राउंड नहीं होना चाहिए। 3 आपका जो है वो डिजर्शन का ग्राउंड नहीं होना चाहिए। 4 आपका कह रहा था कि धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। 5 आपका कह रहा था कि उसके कोई भी मानसिक विकृति नहीं है, यानी अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। 6 लेपोक्रेसी था, लेकिन जो कि अब खत्म हो चुका है। और खंड 7 क्या था आपका? यौन रोग। इससे रिलेटेड डिक्री नहीं, इससे रिलेटेड कोई भी आधार नहीं होना चाहिए आपकी पिटीशन में। अगर ये आधार है तो कोर्ट की ड्यूटी नहीं है कि वो पहले आपका समझौता कराए, वो फिर आपकी खुद की मर्जी पे है। लेकिन इसके अलावा अगर आपका कोई ग्राउंड है तो कोर्ट क्या करेगा? उसमें कोर्ट आपको पहले समझौता कराने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो ये बात कह दी गई कि कहाँ पे कोर्ट की ड्यूटी बनती है और कहाँ पे कोर्ट की ड्यूटी नहीं बन रही है, ये बात कह दी गई है। ठीक है, तो ये उपधारा 2 के लिए, क्योंकि 23 के 2 में ही कोर्ट की ड्यूटी बताई गई है।
उसी को लेकर इन्होंने बोला कि अगर 13 के बाकी पार्ट हैं, क्रुएल्टी का ग्राउंड है, अडल्ट्री क्रुएल्टी का ग्राउंड है, डेजेशन का ग्राउंड है, धर्म प्रवर्तन का ग्राउंड है, यौन रोग का ग्राउंड है, तो कोर्ट वहाँ पे कोर्ट की ड्यूटी नहीं है कि वो आपका समझौता कराए, ये आपकी खुद पे डिपेंड करता है। क्योंकि देखिए पर्सनल लॉ है तो ये आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग है कि आप उस रिलेशन को चलाना चाहते हैं, नहीं चलाना चाहते हैं, एक दूसरे को माफ़ करके अपनी मैरिज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, नहीं बढ़ाना चाहते हैं, तो ये वो वाले ग्राउंड है। ठीक है, अब देखिए इसमें तीसरी बात कहता है 23 का 3, वो कहता है ऐसा मेल मिलाप कराने में न्यायालय की सहायता के प्रयोजन के लिए न्यायालय यदि पक्षकार ऐसा चाहते हैं तो, या यदि न्यायालय ऐसा करना न्याय संगत और उचित समझे तो कार्यवाही को 15 दिन से अनधिक की युक्त कला अवधि की स्थगित कर सकेगा और उस मामलों के पक्षकार के द्वारा इस निमित्त नामित किसी व्यक्ति को, या यदि किसी पक्षकार का कोई व्यक्ति नामित करने में असफल रहता है तो न्यायालय द्वारा नाम निर्देशित किसी व्यक्ति को उन निर्देशों के साथ निर्देशित कर सकेगा कि न्यायालय को इस बारे में रिपोर्ट दे कि मेल मिलाप कराया जा सकता है या नहीं, या करा दिया गया। ठीक है, इसमें थोड़ी हिंदी बहुत डिफिकल्ट सी है तो इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए ये बात कर रहा है कि कोर्ट जो है मेल मिलाप यानी कि जहाँ समझौता कराएगा उसके लिए वो क्या करेगा, या तो कोर्ट जब समझौता कराता है तो या तो वो पक्षकार चाहते हो कि भाई हमें समझौता करना है, या फिर कोर्ट को लगता है कि नहीं भाई इसमें समझौता हो जाएगा, ये न्याय रहे, ये ठीक है, ये जस्टिस के अंदर है, कोई इलीगल नहीं है, तो इनमें समझौता कराने के चांसेस हैं, समझौता हो सकता है, तो कोर्ट क्या करेगी उस कार्यवाही में, यानी कि जो कार्यवाही कोर्ट में चल रही है उसमें 15 दिन के लिए उसको स्थगित कर देगी, यानी कि एडजर्नमेंट दे देगी। आप देखिए समझिए कि जैसे मान लीजिए लड़का ने कोई केस फाइल किया और लड़की ने कोई केस फाइल किया और लड़के ने कहा जी मैं तो समझौता करना चाहता हूँ, और कोर्ट को भी लग रहा है कि हाँ ठीक है इसमें समझौता हो सकता है, तो कोर्ट क्या करेगी उसको समझौते के लिए भेज देगी। ठीक है, अब वो समझौते के लिए कहाँ भेजेगी, आप सबको पता होगा कि काउंसलिंग या मीडिएशन का प्रोविज़न होता है, एक काउंसलिंग और मीडिएशन रखी जाती है जिसके तहत किसी भी मामले को सुलझाया जा सकता है। तो कोर्ट क्या करेगी धारा 3 के तहत वो जिनको उन्होंने ऑथराइज कर रखा है मैटर को सॉल्व करने के लिए उसके पास इस मैटर को भेज देगी और उनको ये निर्देश देगी, उनको ये डायरेक्शन देगी कि भैया इनका अगर समझौता हो जाता है तो वो उसकी रिपोर्ट मुझे दी जाए, और अगर समझौता नहीं होता है तो मुझे उसके बारे में बताया जाए। ठीक है, तो ये इस चीज़ को कह रहा है कि कोर्ट किसी भी समझौते को मेल मिलाप कराने के लिए या पक्षकार अगर मेल मिलाप करना चाहते हैं तो इसको किसी भी नामित व्यक्ति को वो भेज देगी, यानी जो इस चीज़ के लिए अपॉइंट है, जैसे काउंसलिंग हो गई, मीडिएशन हो गया, वहाँ भेज देगी और उनको ये डायरेक्शन देगी कि भाई अगर इनका समझौता हो जाता है तो हमें आके बताया जाए, और नहीं हुआ है तो उसकी रिपोर्ट हमें दी जाए। ठीक है, और यदि कोई व्यक्ति नामित करने सफल रहता है तो न्यायालय द्वारा नाम निर्देशित किसी व्यक्ति को इन निर्देशों के साथ, कि नाम निर्देशित यानी कि जिसको अपॉइंट किया गया है, जिसको इस चीज़ के लिए बैठाया गया है, तो काउंसलिंग हो गई और आपका मीडिएशन हो गया, ये क्या है, इसीलिए तो बैठाए गए हैं कि केस ज़्यादा लंबे ना खींचे और यहाँ पर चीज़ों का समझौता हो जाए और कोर्ट का ज़्यादा समय खराब ना हो, पार्टी का पक्षों का ज़्यादा समय खराब ना हो। ठीक है, तो वहाँ से इन्होंने बोला है कि लेकिन जब वो कार्यवाही के लिए भेजा जाएगा, यानी जब वो समझौते के लिए भेजा जाएगा तो वो कितने दिन के लिए कार्यवाही को स्थगित कर देगा, 15 दिन के लिए। ठीक है, 15 दिन के लिए एडजर्नमेंट दे सकता है वो कहेगा ठीक है आप जाके कर लीजिए, मैं आपको 15 डेज का टाइम दे रहा हूँ, इस टाइम बीच में आप अपना समझौता कर आ जाइए, बता दीजिए, और जिसको भी उन्होंने नामनिर्देशित किया यानी अपॉइंट किया है इसको सेटल कराने के लिए, उसको डायरेक्शन देगा कि भाई मुझे रिपोर्ट आप दे कि समझौता हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, अब 23 का 4 हम देख लेते हैं। 23 का 4 क्या कहता है हमारा, 23 का 4 हमारा कहता है ऐसे हर मामले जिसमें विवाह विघटन विच्छेद द्वारा होता है डिक्री पारित करने वाला न्यायालय हर प्रकार को उसकी प्रति मुफ्त देगा। प्रति मतलब यानी कॉपी। अब देखिए कोई भी विवाह विघटन विच्छेद हुआ यानी कोई भी तलाक टूट गया है, ठीक है, और विवाह जो है वो विवाह विच्छेद यानी कि कोई भी मैरिज डिसॉल्व हो गई हो,
तलाक के द्वारा, ठीक है, उस मैरिज को ख़त्म कर दिया गया है किसके द्वारा, तलाक के द्वारा, ठीक है। तो उसकी जो डिक्री पारित की गई, उसमें जो डिक्री मिली है वो पार्टी को कैसे मिलेगी, मुफ्त मिलेगी, उसके लिए उसे कोर्ट में कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, वो दोनों पक्षों को डिक्रियाँ मुफ्त प्राप्त होंगी, ठीक है, प्रति मिलेगी यानी कॉपी जो मिलेगी उनको, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन 23 कह रहा था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई प्रॉब्लम है इस सेक्शन में, अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया है या आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नहीं भी पसंद आया तो प्लीज़ व्यू तो ज़रूर कर लें, क्योंकि नॉलेज है, ठीक है। और आई होप मैंने जो भी आपको बताया है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू, गुड बाय।